नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आज हम इस कार्यक्रम में पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां आज मोहन सरकार की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में निर्णय हुआ है कि प्रदेश में प्रमोशन न होने से डॉक्टरों के खाली पड़े 607 पदों पर अब सीधी भर्ती भरा जाएगा। तो वहीं अब दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में नई नीति, ट्रांसफर नीति समेत 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं अब बात कर लेते हैं तीसरी खबर की, जो उत्तर प्रदेश से ही है, जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपनी विधानसभा सीट कहरकुंड छोड़ने का ऐलान किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि अब उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। बहुत जल्द वे विधानसभा में सीट छोड़ने की जानकारी दे देंगे। वहीं चौथी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां अब नीट परीक्षा परिणाम को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी और छात्र सभा साथ ही कांग्रेस ने बिसोली तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। नीट परीक्षा की राज्यपाल से सीबीआई जांच की मांग की गई। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक 39 दिन बाद मंत्रालय में हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में निर्णय हुआ है कि प्रदेश में प्रमोशन न होने से डॉक्टरों के खाली पड़े 607 पदों पर अब सीधी भर्ती से भरा जाएगा। इसके अलावा 40,491 नए पद का भी सृजन कर भर्ती करने का फैसला किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके अलावा किसानों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लिए 24,420 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सीएम ने निर्देश दिए थे कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए। कैबिनेट में इसी के चलते अस्पतालों में खाली पदों की भर्ती का प्रस्ताव लाया गया है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। वहीं विजयवर्गीय ने बताया है कि किसानों के हित में सरकार ने कई फैसले लिए। राज्य सरकार किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रही है। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है, जबकि किसानों को सामान्य वर्ग को 13,000 करोड़ और एससी और एसटी को 5,000 करोड़ की सब्सिडी मंजूरी की गई है। क्या आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में हमेशा निर्णय करती है और वो प्रदेश की जनता जो बिजली के उपभोक्ता है उनको भी सब्सिडी देती है। तो कुल मिलाकर लगभग 24,420 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। जैसे यदि मैं बात करूं, घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 6,000 करोड़ की सब्सिडी है। आप सभी जानते हैं कि 1 से 100 यूनिट तक बिजली के भाव अलग हैं और बाकी उसके भाव अलग है, इसलिए लगभग सामान्य उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। और किसानों को, जो सामान्य वर्ग के किसान हैं, उनको 13,000 करोड़ की और एससी एसटी को 5,000 करोड़ की। इस प्रकार 24,000 करोड़ की सब्सिडी आज मंत्रिमंडल ने प्रदेश की जनता के लिए मंजूर की है। और मैं सभी उपभोक्ताओं को जो बिजली का उपयोग करते हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और चूंकि इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है, हम 29 की 29 सीट जीते हैं और मेरा ख्याल है कि मैंने जब से राजनीति प्रारंभ की तब से कभी भी हम 29 सीट नहीं जीते पिछले 40 वर्षों में। तो 29 सीट जीतने का रिकॉर्ड डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ, इसलिए पूरे मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई दी है। और इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी और फिर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दी कि तीसरी बार एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ हो और वह पहली बार लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये एक रिकॉर्ड है उनके नाम से। और इसलिए उन्हें भी बधाई दी। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी कैबिनेट ने बधाई दी। वहीं अब हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता सत्यम जुड़ चुके हैं। सत्यम, आज मोहन कैबिनेट की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। क्या कुछ प्रस्ताव हुए?
बिल्कुल, देखिए मोहन यादव सरकार की आज 89 दिन बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें तमाम मंत्री शामिल हुए थे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, 3 जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो लिए गए हैं। पहले निर्णय जो लिया गया है वो देखिए सब्सिडी, जो बिजली सब्सिडी होती है वो देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 13 करोड़ रुपए जो है सामान्य वर्ग और जो किसानों के लिए वो सब्सिडी रहेगी। इसमें से SC/ST के लिए 5,000 करोड़ की जो सब्सिडी है वो रहेगी। और कुल मिलाकर के जो एक किसान सब्सिडी का टोटल है तो 6,000 करोड़ 6,000 रुपए की करोड़ की सब्सिडी एक और रहेगी। इसके साथ गौवंश के लिए भी देखिए रखा गया है कि अगर गौवंश का विस्तार किया जाएगा, जिस तरह गौवंश गायें बाहर घूमती रहती है, बीमार रहती है, किसी तरह की परेशानी आती है, तो गौवंश के लिए भी एक प्रावधान किया गया है। गायों को सुरक्षित रखने के लिए एक बावड़ा बनाने की भी कोशिश की जाएगी। तमाम तरह के यहाँ पे सुरक्षित रखने की गायों का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि देखिए स्वास्थ्य विभाग में भी आज सुबह ही न्यूज आवर की टीम ने सुबह ही बात की थी कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फैसला लेते हुए जो 660 पद खाली है जो प्रमोशन से भरे जाने थे, तो वो उसकी अब सीधी भर्ती होगी। सीधी भर्ती होने के साथ साथ डॉक्टर और चिकित्सकों के पद भरे जाएंगे। देखिए अभी मध्य प्रदेश में 1241 पद ऐसे हैं, 1250 के करीब पद ऐसे हैं जो अभी तक भरे नहीं गए, चिकित्सकों के खाली पद रहते हैं। सुबह न्यूज आवर दिल्ली इस पर भी चिकित्सा शिक्षा पर भी बात की थी। मध्य प्रदेश में बदहाल स्थिति जो स्वास्थ्य सेवाएं उसको देखते हुए लगातार ये भी कहा गया था कि जिस तरह से 50,000 के पद चिकित्सकों के मध्य प्रदेश में खाली है, तो 1,000 पर WHO के आंकड़ों के हिसाब से 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। वही मध्य प्रदेश की स्थिति बेहद बुरी है, जहां 3400 लोगों पर एक डॉक्टर है। तो इस खाई को कम करने के लिए कहीं न कहीं भगवान सरकार प्रयास कर रही है। और 660 जो पद है वो सीधी भर्ती से बढ़ जाएंगे। 46,000 से 46,491 के पद जो है वो करीब जो है स्वास्थ्य विभाग में भरे जाने, जिसमें पैरामेडिकल, तृतीय वर्ग के कर्मचारी या चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी दोनों शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर जो मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है वो आज 2-3 निर्णय उनके महत्वपूर्ण है। बिजली सब्सिडी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें 46,000 जो पद है वो भरे जाने की बात जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताई है। और कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी ब्रीफिंग, कैबिनेट की ब्रीफिंग देते हुए पूरी जानकारी बताई है कि किस तरह से सब्सिडी दी जाएगी और किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में भर्ती की जाएगी। 600 पद 7 पद जो प्रमोशन के थ्रू भरे जाने थे उनकी अब सीधी प्रक्रिया के द्वारा भर्ती की जाएगी। वहीं 1241 पद और डॉक्टर के भरे जाने हैं। तो इस तरह से और गौवंश को लेकर भी जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बात की है। तो तमाम तरह के कैबिनेट में बैठक हुई है और बैठक में देखिए ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जी सत्यम, साथ ही यहाँ पर खाली पदों की बात कर ले तो स्वास्थ्य सेवाओं में इतनी बड़ी लापरवाही कि इतने सारे हजारों की तादाद में जो पद है वो खाली पड़े थे, आखिर इसका क्या कुछ कारण था? देखिए 2-3 रीजन हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से चिकित्सकों की कमी हो रही है और लगातार WHO के आंकड़ों के हिसाब से जिस तरह चला जाए, तो WHO के आंकड़ों के हिसाब से बिल्कुल भी मध्य प्रदेश में कोई भी आंकड़ा मेल नहीं खाता हुआ दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से डॉक्टरों के पद, चिकित्सकों के पद खाली है, तो उसके 2-3 रीजन है। जो चिकित्सक रहते हैं वो कहीं न कहीं अब जो उनका रजिस्ट्रेशन होता है वो रिन्यू नहीं करा रहे हैं, और जो बढ़िया चिकित्सक हैं जिनको बाहर जाने का मौका मिलता है आउट ऑफ इंडिया, वो तुरंत निकल लेते हैं और पैसे की जिस तरह से उनको पैसे की कमाई के थ्रू जाते हैं। वही गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट की डॉक्टर की बात की जाए तो जिस तरह से गवर्नमेंट डॉक्टर के आंकड़ा 1,000 आदमी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश में 3400 आदमियों पर एक डॉक्टर है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिर्फ डॉक्टर मिला दिए जाए तो ये आंकड़ा बहुत बेहद दूर चला जाता है, 8,000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच जाता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह से 25 जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और जो 10 निजी मेडिकल कॉलेज है उनको सबको मिला लिया जाए तो भी डॉक्टरों के, चिकित्सकों को इतनी कमी। आज सुबह ही मैंने न्यूज आवर की टीम ने बताया था कि 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, बुधनी, सिंगरौली, मंडला समेत श्योपुर में भी। तो ये 5 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, इसमें 150 डॉक्टरों की जो है भर्ती होगी। मतलब उसमें जो पद रखे गए 150 लोगों की भर्ती होगी जो डॉक्टर नीट के थ्रू आएंगे या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आते हैं। तो कॉलेज में 150 स्टूडेंट रहेंगे, उसके साथ साथ शिक्षकों की भर्ती वहां पर शुरू कर दी गई है। तो अगर ये 5 मेडिकल कॉलेज जल्द खुल जाते हैं तो कहीं ना कहीं 750 जो डॉक्टर है एक साल में निकलेंगे। तो ये थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग में जो खाई है बड़ी हुई, उसको काटने में कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी। वही देखिए स्वास्थ्य विभाग की अन्य जगहों की बात करें तो कई ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर ना ही सर्जन मौजूद है, ना ही बाल विशेषज्ञ रोग जो रहते हैं डॉक्टर वो मौजूद है, ना महिला विशेषज्ञ रोग के डॉक्टर मौजूद है, और ना ही एनेस्थीसिया विभाग भी मौजूद है। तो भारी कमी के बीच मध्य प्रदेश डॉक्टरों की कमी से गुजर। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश
उन राज्यों में है जो सब स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं में नीचे से के ऊपर की ओर बढ़ते हैं। यानी कि अपनी मध्य प्रदेश की हालत बेहद ही खराब है, जिसको सुधारने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और प्रयास करने के साथ साथ एक बेहतर प्रयास है कि 46,000 जो पद पैरामेडिकल, चतुर्थ वर्ग के, तृतीय वर्ग के और चिकित्सकों के हैं वो भरे जाने हैं। और सीधी भर्ती के थ्रू, क्योंकि जब प्रक्रिया चलती है तो कहीं ना कहीं लेट होता जाता है, तो अब सीधी भर्ती के थ्रू 660 पद भर दिए जाएंगे। तो हो सकता है आगे चल के कुछ जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं मोहन सरकार में, कुछ अच्छा निकलकर सामने आए। फिलहाल तो अभी मध्य प्रदेश की स्थिति बेहद खराब है। जी सत्यम, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तो इस बैठक में चर्चा की गई, साथ ही जो स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं यानी कि निचले स्तर के जो कर्मचारी, आशा कार्यकर्ताओं की बात कर ले तो ग्रामीण इलाकों में आशा कार्यकर्ताओं की जो है वेतन अभी भी रुकी हुई है और करीब 3 से 4 माह होने के बावजूद अब तक जो है वेतन को लेकर उन्हें कोई भी निर्देश या कोई भी ऐसा मैसेज तक नहीं पहुंचाया गया है ताकि उन्हें यह अंदेशा लगाया जा सके कि उनका वेतन जल्द ही लौट आएगा। तो क्या इसको लेकर भी कैबिनेट में मंजूरी या कोई चर्चा संभव नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल संभव होनी चाहिए थी। आशा कार्यकर्ताओं की बात करें तो करीब 1.5 लाख के करीब आशा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में अपना पूरा जीवन खपा रही है और लोगों की सेवा करती नजर आ रही है। उनको आशा रहती है कि कहीं न कहीं सरकार उन पर ध्यान देगी और सरकार ध्यान देने के साथ साथ उनका वेतन वृद्धि भी होगी और उनको जिस तरह की सुविधाएं अन्य लोगों को मिल रही है उस तरह की सुविधाएं मिली जाएगी। लेकिन आशा कार्यकर्ताओं को इस निराशा में जीना पड़ रहा है कि अभी तक उन पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। वही बिजली कर्मचारियों की बात करें, संविदा कर्मचारियों की, उनकी भी स्थिति इससे बुरी है कि संविदा कर्मचारियों का वेतन वृद्धि भी नहीं की गई है, न ही उनके महीने के भत्ते बढ़ाए गए हैं, महंगाई भत्ते जो होते हैं वो भी बढ़ाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे बिजली कर्मचारी हो चाहे आशा कार्यकर्ता हो, इस तरह के जो निर्णय अभी सरकार नहीं ले पा रही है, जो कैबिनेट में बैठक हुई है उसमें भी अभी तक इस तरह के निर्णय नहीं लिए गए हैं। तो अभी आशा कार्यकर्ताओं को और जो बिजली के कर्मचारी हैं उनको भी निराशा हाथ आगे लगने वाली है। और जो बिजली कर्मचारी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर 30 तारीख तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो कहीं न कहीं सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। अगर ये आंदोलन प्रदर्शन होते हैं इस बुवाई के जब बुवाई का टाइम आ जाएगा किसानों का, तो कहीं कहीं बिजली अफेक्टेड होगी और इसके द्वारा बिजली के अफेक्टेड होने की वजह से जो सिंचाई का कार्यक्रम है वो भी उसमें भी कहीं कहीं प्रभाव पड़ता है। तो देखिए एक निर्णय आज और ये भी लिया गया है जो क्रांति सूर्य टांटा मामा भील महाविश्वविद्यालय है, उसके साथ अवंतीबाई महाविश्वविद्यालय है और तात्या टोपे विश्वविद्यालय, ये तीनों विश्वविद्यालय अलग अलग जगहों पर है। जो अवंतीबाई है वो अलग जगह पे है, जो तात्या टोपे टांटा का अलग जगह पे है, खरगोन पे है और एक गुना पे है। तो ऐसे में इन तीनों विश्वविद्यालयों को उस तरह की सुविधा दी जाएगी, उनको सुविधा देने की बढ़ाने की बात कही गई है जिससे विश्वविद्यालयों को दी जाती है। तो ये भी एक कैबिनेट में निर्णय लिया गया है, महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, लेकिन ये कब तक लागू होगा, कैसे लागू होगा, इसकी भी विवेचना की जानी चाहिए। वहां पे किसानों के लिए भी अब देखिए समय आ गया है बुवाई का, किसान भी बुवाई के लिए अब जो उनका खाद बीज का है वो भी व्यवस्था करनी होगी। तो लेकिन फिलहाल जिन आशा कार्यकर्ताओं की जो अपना जीवन खपा रही है स्वास्थ्य सेवाओं में, उनकी बात की जाए तो उनको अभी फिलहाल कोई लाभ मिलने को मिली जा रही है। और जो बिजली कर्मचारी हैं जो संविदा बेसिस पे हैं, जो रात बेसिस पे हैं, उनको भी अभी जो आउटसोर्स किए गए हैं उनको भी कोई लाभ देने की बात नहीं कही गई। हालांकि उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर नहीं किया गया तो वो प्रदर्शन करेंगे। जी चलिए ठीक है सत्यम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। वही खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई नीति ट्रांसफर नीति समेत 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जल शक्ति विभाग की 26 परियोजनाओं को मंजूरी मिली और बुंदेलखंड की परियोजनाओं को मंजूरी मिली। साथ ही उत्तर प्रदेश में स्थानांतरण नीति का भी प्रस्ताव पास हुआ है और अब महाकुंभ 2025 की तैयारियों के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। सरकार की यह पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक रही। सभी मंत्री टैबलेट के साथ मीटिंग में शामिल हुए। हालांकि किन्हीं कारणों के चलते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में नहीं पहुंच सके। बता दें कि 3 दिन पहले वे सीएम योगी की ओर से बुलाई गई मंत्रियों की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अभी दिल्ली में है, वहीं कैबिनेट जैसी अहम बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए हैं यह अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सीएम कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है, क्या कुछ विषय बैठक में रहे? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो की है उसमें सभी मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल नहीं थे और उनका अनुपस्थित रहना चर्चाओं का विषय था। हालांकि कई प्रस्ताव पास हुए हैं जिसमें करीब 26 योजनाएं जो हैं वो जल शक्ति विभाग को लेकर हुई है। 41 प्रस्ताव कुल कैबिनेट की बैठक में पास हुए हैं।
खासकर जल शक्ति विभाग को मजबूती देते हुए आज कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में भीतर पेयजल की समस्या है और साथ ही साथ सिंचाई की भी समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर खासकर जो है जल शक्ति मंत्रालय को लेकर आज तमाम प्रस्ताव यहाँ पर पास हुए हैं। और उसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है बुंदेलखंड क्षेत्र का, क्योंकि बुंदेलखंड सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त रहता है और इसके साथ ही यहाँ पर लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी। और महत्वपूर्ण इसलिए भी थी कि आज यूपी कैबिनेट की बैठक पेपरलेस रही है और सभी मंत्री बिना पेपर के अपने डिजिटल तरीके के टैबलेट लेकर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कैबिनेट की बैठक में शामिल होते प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें खास बात यह रही है कि ट्रांसफर नीति को लेकर भी बात हुई है और इसके साथ ही कई और नीतियों पर भी आज यहाँ पर प्रस्ताव लगा है, जिसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा है और खेल है, स्थानांतरण नीति है, इनको मंजूरी मिली है। यह बहुत महत्वपूर्ण थे। खासकर स्थानांतरण की लेकर बात की जाए तो कर्मचारी स्थानांतरण को लेकर काफी परेशान रहते थे, उसको भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पास किया है, जिसमें खासकर महिलाओं को लेकर खासी सहूलियत इस नीति में दी जाएंगी और इस नीति की मंजूरी के बाद ही नियम निर्णय तय होंगे। उसके बाद जो है शासनादेश का जारी किया जाएगा। और रही बात, क्योंकि जब आज कैबिनेट की बैठक चल रही थी, इससे पहले जब ये जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लोकसभा चुनाव का निर्णय आया तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल मीटिंग बुलाई थी। उसमें भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अनुपस्थित रहे थे और आज फिर वो अनुपस्थित रहे। तो चर्चाओं का विषय कैबिनेट के बाहर भी मीडिया में रहा है और आम लोगों में रहा है, विपक्षी दलों में भी रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्यों बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं? क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या संगठन के बीच में किसी भी तरीके से कुछ मनमुटाव चल रहा है? क्योंकि 2022 की बात की जाए, 2022 में खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू जो कौशाम्बी जनपद में विधानसभा है वहां से हार गए थे। वहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और अपना दल कैमरावादी की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर पल्लवी पटेल ने चुनाव जीता था। तो वहां से निराशा कहीं ना कहीं लगातार लगी चली आ रही है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव भी हारा है, चाहे फूलपुर हो, इसके साथ ही कौशाम्बी जहाँ के वो रहने वाले हैं, कौशाम्बी जनपद से भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विनोद सोनकर चुनाव हारे हैं और वहां समाजवादी पार्टी के युवा चेहरे पुष्पेंद्र सरोज ने चुनाव जीता है। पुष्पेंद्र सरोज इंद्रजीत सरोज के बेटे रहे हैं, जो बीएसपी के कद्दावर नेता रहे और इसके साथ ही अब समाजवादी पार्टी में वो राष्ट्रीय महासचिव हैं और इसके साथ ही विधायक भी हैं इंद्रजीत सरोज, उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज ने वहां से चुनाव जीता है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो एक तरीके से दबाव कहें या फिर एक कहें कि प्रतिष्ठा जो कम हुई है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, इस कारण वो है डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में न शामिल होना तो सवालिया निशान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर खड़े होते हैं। हालांकि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इस तरीके से बैठकों में अनुपस्थित होना या किसी कारण अनुपस्थित होना, चर्चाओं का माहौल जरूर गर्म हो जाता है। हालांकि पहले से ही केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कोई ना कोई गर्माहट का माहौल रहा है। उनका अनुपस्थित रहना या फिर किसी भी तरीके से बगावत के बोल होना या मंच पर किसी भी तरीके से बिफर जाना, तो ऐसी कई चीजें नोटिस की गई हैं, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को इस संदेह के घेरे में रखा जाता है। विद्या, देखिए आज 40 प्रस्ताव जो कैबिनेट में पास हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जाए तो बुंदेलखंड में क्योंकि इस समय पारा जो है 51 डिग्री सेल्सियस के करीब है, तो ऐसे में वहां के लोगों को पेयजल की समस्या होती है और खासकर सिंचाई, क्योंकि इस समय मूंग की फसल है या मक्का की फसल होने जा रही है, तो ऐसे में पलेवा और सिंचाई दोनों की समस्याएं होती हैं। उनके निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 26 से ज्यादा प्रस्तावों को आज मंजूरी दी है, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जाए, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इन पर विशेष फोकस किया है। और ये कैबिनेट की बैठक जो हुई है उसमें और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें अन्य प्रदेशों को अन्य क्षेत्रों में प्रदेश के जहां जहां भी जो काम जरूरी थे उस पर मंजूरी मिली है। साथ ही साथ स्थानांतरण का मुद्दा सबसे ज्यादा था कि कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर जो नीति बननी थी उसको लेकर भी मंजूरी हो गई है कि अब महिलाओं को इसमें ज्यादा सहूलियत दी जाएगी। इसके साथ विशेष परिस्थितियों में पुरुषों को भी छूट मिलेगी। अभी खासकर जो विवाहित पुरुष होते थे और पारिवारिक होते थे, जिनके माता पिता उन पर आश्रित हैं, उनको लेकर भी आपको यहाँ पर छूट मिल सकती है ट्रांसफर नीति को लेकर कि अपने जिले की बॉर्डर सीमाओं के जो लगे हुए जिले हैं वहां पर उनको अब जो है मौका मिल सकता है विशेष परिस्थितियों में। जी चलिए ठीक है प्रशांत, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने रहिए।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपनी विधानसभा सीट करहर को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सपा प्रमुख ने कहा है कि अब उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। बहुत जल्दी वे विधानसभा में सीट छोड़ने की जानकारी देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि साल जरूर बदला है, लेकिन सब पुराना दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी सदन चलेगा, तब जनता के सवाल सदन में होंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर सवाल पर उन्होंने कहा है कि जो जनता के हित में होगा वही नेता प्रतिपक्ष होगा। वहीं उन्होंने कहा कि बेशक एनडीए ने सरकार बना ली, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं है। अगर एनडीए के बजाय इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो निश्चित रूप से देशवासियों को कुछ नया भी जरूर देती, लेकिन एनडीए में देशवासियों को कुछ भी नया मिलने वाला नहीं है। बता दें कि अखिलेश यादव ने सीएफआई के पार्टी कार्यालय में बैठक की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं इसी पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। तो प्रशांत, अखिलेश ने अब ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा से हट जाएंगे और अब वे दिल्ली में बैठेंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है और सपा के जो पार्टी के अंदर खलबली नजर आएगी इनको यहां से हटने के बाद, तो क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? बिल्कुल दिव्या, देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया कन्नौज संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं और ऐसे में क्योंकि अगर देखा जाए वर्तमान में मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य भी हैं, ऐसे में 2 पदों के तहत उन्हें एक पद छोड़ना होगा, या लोकसभा या फिर विधानसभा। अगर अखिलेश यादव को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होना है तो निश्चित तौर से उन्हें मैनपुरी की करहल विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा देना होगा और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने को लेकर सदस्य लोकसभा के रूप में वो आगे बढ़ पाएंगे। तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के लिए, यानी मुखिया अखिलेश यादव के लिए इस समय बड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि सदन में विपक्ष का नेता होना या नेता प्रतिपक्ष होना वो मान सम्मान, और इसके साथ ही क्योंकि लोकसभा में जाएंगे तो बतौर समाजवादी पार्टी के नेता दल के बतौर पहुंचाने जाएंगे, उत्तर प्रदेश के सदन से वो बाहर हो जाएंगे। यहाँ उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तय करना होगा। इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं अभी जो है असमंजस की स्थिति पड़ रही है कि वो किस तरीके से निर्णय ले। फिलहाल क्योंकि कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने अखिलेश यादव पर विश्वास जताया। हालांकि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई है, अखिलेश यादव का इस बात का मलाल जरूर है। एक बार एनडीए ने सिर्फ सरकार बनाई है और यहाँ अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ा है कि तीसरी बार जो है सरकार चलाने का जो श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाएगा। अखिलेश यादव करहल मैनपुरी जो वहां पर सीट है जिससे वो सदस्य विधानसभा है उससे इस्तीफा देने के लिए सोच रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। उसके बाद इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए यह भी होगी तो नेता प्रतिपक्ष किसको बनाए। हालांकि अगर उनकी पार्टी में बात की जाए, चाचा शिवपाल जो कि वरिष्ठ सदस्य हैं उनके नाम को लेकर चर्चा चल रही है कि चाचा शिवपाल को उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कहा जाए कि लोगों का मसला है और ये पार्टी तय करेगी किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, ये उनके विधायक तय करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से चुनाव से पहले वो ईवीएम हैक, ईवीएम में गड़बड़ी और तमाम शिकायतें कर रहे थे, लेकिन इन शिकायतों के बाद अभी जब वो चुनाव जीत कर आए तो निश्चित तौर से उन्होंने कहीं भी ईवीएम को दोषी नहीं ठहराया है। तो अब अखिलेश यादव अगर 2027 के चुनाव में कहीं ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी होगी और चुनाव आयोग के ऊपर एक निशाना भी होगा और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप भी होगा, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने के बाद ईवीएम में गड़बड़ी की कहीं बात नहीं कही है, बल्कि अपनी पार्टी की जीत का जश्न मना रहे हैं। तो आगे से जरूर जनता ये देखेगी 2027 से जब चुनाव होगा समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के बीच में, यहाँ सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीच में यहाँ पर टक्कर होगी और ऐसे में समाजवादी पार्टी को अगर शिकस्त मिलती है तो अखिलेश यादव ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने अप्रत्याशित उन्हें जीत दी है तो निश्चित तौर से अखिलेश यादव ने जीत के बाद कहीं भी ईवीएम पर निशाना नहीं लगाया है, ईवीएम गड़बड़ी की बात नहीं की है। चुनाव से पहले अखिलेश यादव इन बातों को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कार्यकर्ता बैठक में ये कहते रहे हैं कि ईवीएम से सतर्क रहना। जब उत्तर प्रदेश में यहाँ सरकार चुनाव नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि डीएम चुनाव लड़ रहे हैं, ईवीएम चुनाव लड़ रही है। अब तो ईवीएम जीत गई है, समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से 2027 में अखिलेश यादव जिस तरीके की बातें लेके चल रहे हैं वहां हार जीत का फैसला करेगी कि जनता उनके साथ कितनी है। और वो जो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि अब हम 2027 जीतेंगे, उससे जनता में नई उमंग आएगी। अगर उत्तर प्रदेश में उनकी नीतियां सही रहती हैं, सरकार मंसूबे अपने सही रखती है और इसके साथ क्योंकि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में भी सक्रिय हो रहे हैं, सदन में उनकी संख्या है, उत्तर प्रदेश सदन में संख्या है, जनहित के मुद्दों को। प्रशांत ठीक है, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
वही खबर अब बदायूं से है, जहां पर यूजी नीट परीक्षा परिणाम पर सवालों के घेरे में। इसको लेकर समाजवादी छात्र सभा और कांग्रेस ने बिसोली तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर नीट परीक्षा की राज्यपाल से सीबीआई जांच की मांग की। उनका कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है, जिसका खामियाजा अब अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। इस बार परीक्षा में टॉपर्स आने से अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्होंने इसका जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी को बताया है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सीबीआई जांच कराकर परीक्षा में धांधली पाए गए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस और सपा के साथ ही सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद रहे। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए बदायूं से ज्ञान सिंह जुड़ चुके हैं। ज्ञान सिंह, क्या कुछ जानकारी है? अब नीट को लेकर जो बड़े बड़े सवाल छात्रों की ओर से निकल कर आ रहे हैं, तो वहीं अब सरकार को घेरने के लिए विरोधी की ओर से भी, जैसे कि कांग्रेस और सपा की ओर से भी, अब विपक्ष की ओर से कई सवाल जो सरकार पर उठाए जा रहे हैं, ये कितने जायज है? और छात्रों की जो मांगे निकल कर आ रही है कि सीबीआई जांच करानी चाहिए, इन सब बातों को लेकर क्या कुछ ये जो मांगे निकल कर आ रही है जायज है? जी मैम, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बदायूं जिला के तहसील बिसौली से का है, जहाँ पर राज्यपाल के नाम उप जिला अधिकारी तहसील बिसौली जी और डॉक्टर राकेश प्रजापति मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बताया है कि जो चुनाव जिस दिन मतगणना हुई थी उस दिन नीट परीक्षा का परिणाम देने से क्या परीक्षा जो क्या छिपाना चाहते हैं। वहीं उन्होंने डॉक्टर राकेश प्रजापति ने बताया कि 180 नंबर अगर बनते हैं और 179 नंबर क्वेश्चन सही करके आते हैं तो 715 नंबर बनते हैं। वहीं एक सेंटर पर 6 बच्चों ने टॉप किया है। किसी ने 715 नंबर लाया है, कोई 718 लाया है, कोई 719, 720 नंबर। एक ही सेंटर पर 6 बच्चों ने टॉप किया है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, वहीं एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट जाता है। इसमें निगेटिव मार्क होती है। तो वहीं सरकार पर भी सवाल उठ रहा है और जो परीक्षा एजेंसी है यूसी, इस पर भी सवाल उठ रहा है। और छात्रों का कहना है कि जल्द से जल्द इस परीक्षा की जांच की जाए और सीबीआई को जांच सौंपी जाए, सीबीआई जांच सही करके दी जाए और उसके बाद में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी ज्ञान सिंह, साथ ही यहाँ पर जो रिजल्ट घोषित किए गए हैं उसके बाद कई छात्रों ने ये भी मांग उठाई है कि हमारी जो कॉपी है उसको रीचेकिंग की जाए। रीचेकिंग के दौरान भी उनके जो मार्क्स परिणाम दिए गए थे, अभी फिलहाल रीचेकिंग के बाद वो परिणाम अचानक बढ़ गए थे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ओर से भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी मैम, हाँ, कई बच्चों के जो वो हुए हैं दोबारा काफी जांच हुई है, तो उसमें टीचरों ने भी धांधलेबाजी की है या कह सकते हैं उनकी कोई गलती हुई है। जहाँ पर पहले बच्चों के कम नंबर आए हैं, जब दोबारा काफी जांच हुई है तो उनके नंबर बढ़ के आए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टीचरों की लापरवाही है, उनसे बड़ा सवाल उठ रहा है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।